एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 29 में आपका स्वागत है। ये हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस की तीसरी क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21। टू मैन ए एंड बी वॉक फ्रॉम पी टू क्यू अ डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर। पी से क्यू का डिस्टेंस हमें दिया है एट 3 and 4 किलोमीटर एंड आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें इनकी दोनों की स्पीड भी दी हुई है। बी रीचेस क्यू रिटर्न्स इमीडिएटली एंड मीट्स ए एट आर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। दो जगह हमें दी है पी और क्यू, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे नाम दे देंगे पी, यहां पर क्यू। यहां से ए स्टार्ट करता है और बी कहां से स्टार्ट करेगा, दोनों एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। बी भी यहीं से स्टार्ट करेगा। अब कंडीशन ये है कि B जो है आप देखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो B फास्टर है, तो Q तक B हमारा पहले पहुंच जाएगा। उसके बाद B जो है वापस रिटर्न होता है और फिर A को मिलता है R पे। इसका मतलब जब तक A जो है P से चल के यहां कहीं R तक पहुंचेगा, तब तक B जो है वो P से चल के Q और फिर Q से वापस चल के R, इतनी दूरी हमारा Q तय करेगा। अब अगेन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप देखेंगे सेम टाइम यहाँ पे हमारा सेम हो जा रहा है। तो जैसा हमने पिछली क्लासेस में देखा था, जब टाइम हमारा सेम हो जाता है तब हम क्या रिलेशनशिप यूज करते हैं, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड हमें यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं a बाय बी स्पीड के टर्म्स में, तो स्पीड के टर्म में a चलेगा 3 यूनिट, b चलेगा 4 यूनिट। ये स्पीड के टर्म्स में हुआ। अब अगर मैं डिस्टेंस के टर्म में देखूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ये किस रेशो में होना चाहिए। तो चूंकि टाइम सेम है, दोनों एक ही समय पर स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही समय तक दोनों चल रहे हैं, तो जो हमारा डिस्टेंस का रेशो रहेगा वो स्पीड के रेशो को फॉलो करेगा। तो ये भी हो जाएगा 3/4। अब इसका मतलब यहां अगर आप इस रेशो को देखें तो A चलता है टोटल 3 यूनिट डिस्टेंस, B चलता है टोटल 4 यूनिट डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस चली कितनी गई है, अगर आप देखें A और B को टोटल मिला के अगर हम लिखें तो 3 + 4 7 यूनिट्स टोटल डिस्टेंस दोनों मिला के चलते हैं, A + B। अब पहले अगर मैं B की बात करूं तो वो P से चलना शुरू किया, Q तक पहुंच गया, मतलब ये पूरी डिस्टेंस उसने चली और Q से लेके R तक इतनी डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा चली। अब अगर मैं A की बात करूं तो वो सिर्फ P से लेके R तक ही चल पाया, तो Q ने फुल डिस्टेंस प्लस इतना, A ने P से R तक का डिस्टेंस। तो अगर मैं ये बोलूं कि टोटल डिस्टेंस आप मुझे बता दीजिए कितना होगा। P से Q का डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे 21 दिया हुआ है, तो अगर मैं B की बात करूं तो उसने 21 तो ऑलरेडी चल लिया। फिर इस वाले पार्ट को अगर आप कुछ भी x और y नाम दे दीजिए, तो x और y, A चलेगा x यूनिट, B चलेगा y यूनिट, तो वो भी तो मिला के 21 हो जाएगा ना। इसका मतलब 21 + 21 टोटल उन्होंने 42 किलोमीटर्स चला। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले आप इस बात को देखिए। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि सारा काम हम यहाँ पे डिस्टेंस में कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई टाइम वगैरह हमें कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, कोई इक्वेशन नहीं लिखनी है, कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी हमें यहाँ पे लगानी है। उसके लिए बस ये वाला पार्ट आपको समझना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्टेंस का हमें रेशो मिल गया। टोटल डिस्टेंस में कह रहा हूँ 7 यूनिट दोनों चलेंगे मिलके। ए और बी टोटल यूनिट जो है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 7 यूनिट चल रहे हैं। अब ये 7 यूनिट किसको करस्पॉन्ड करेगा, तो हमें इस टाइमलाइन पे टोटल डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। बी की अगर मैं बात करूं तो पी से क्यू तक तो वो चला, मतलब 21 किलोमीटर तो हमारे हो गए। फिर क्यू से आर तक वो चला, मतलब इतनी डिस्टेंस बी ने चली, और ए ने कितनी डिस्टेंस चली, इतनी डिस्टेंस पूरी चली। तो अगर आप देखें ए और बी दोनों ने मिला के वापस 21 यूनिट तो चला ना, तो टोटल हमारा हो गया 42 यूनिट्स। तो इतना आपको पार्ट समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम यहां से निकाल लेते हैं। अब ये 7 यूनिट जो है करस्पॉन्ड किसे करेगा, 42 को, मतलब 1 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा, 6 को। अब ये 1 क्या है, अगर आप देखें 3 और 4 इनके बीच में जो गैप है वो 1 है। अब ये एक का गैप क्यों क्रिएट हो रहा है, मतलब बी ने कुछ एक्स्ट्रा किलोमीटर चले हैं ए से,
ए ने कितना चला है, पी से लेके आर तक, और क्यू ने एक्स्ट्रा कितना चला है, आर से लेके क्यू तक, और फिर क्यू से लेके आर तक। इसका मतलब आर से क्यू और क्यू से आर टोटल डिस्टेंस हमारा 6 यूनिट है, तो एक तरफ का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। इससे हम लिख लेंगे 3 यूनिट। टोटल मुझे पता है 21 है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा पी से आर का, 18। हमसे क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, सिंपली कुछ नहीं, हमने प्रोपोर्शनैलिटी को यूज किया। हमें पता था कि टाइम सेम है, इसलिए स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। तो अगर स्पीड 3/4 के रेशियो में है तो डिस्टेंस भी 3/4 के रेशियो में हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिल गया। टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ से एक्चुअल वैल्यू में निकाल लिया, यूनिटरी लगा के जो भी निकालना था हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नॉर्मल तरीका क्या होता अगर मैं बात करूं, तो हम पहले B को Q तक पहुंचाते, उसका टाइम निकालते, उतने टाइम तक हम A को चलाते, A यहाँ कहीं पहुंचता, फिर A और B दोनों को हम साथ में रिलेटिव स्पीड से चलाते, फिर एक टाइम निकालते, उस टाइम को मल्टीप्लाई करते B की स्पीड से, तब हमें ये वाली डिस्टेंस मिलती, फिर हम उसे 21 से माइनस कर रहे होते। तो वहाँ पे 4-5 स्टेप हमें करने पड़ जाते, यहाँ पे 2-3 स्टेप में हमारा काम हो गया। प्लस कोई यहाँ पे बिल्कुल नाम मात्र की कैलकुलेशन है, जबकि अगर टाइम मेथड्स अगर आप करेंगे तो आपको फ्रैक्शन में डील करना पड़ेगा, इसलिए ये मेथड बेस्ट है। आगे से इस तरह के आपको क्वेश्चंस दिखे तो आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 22, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पी एंड क्यू 55 किलोमीटर अपार्ट टू क्यू एंड पी। मतलब अगेन एक ए से, एक पी से स्टार्ट करेगा, एक क्यू से स्टार्ट करेगा। ये भी टाइमलाइन का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। डिस्टेंस के पॉइंट दिए हमें पी और क्यू, इसे हम कह देते हैं पी, इसे हम कह देते हैं क्यू। फिर ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पी एंड क्यू। इसका मतलब ए जो है वो पी से स्टार्ट करेगा, बी जो है वो क्यू से स्टार्ट करेगा। उनकी स्पीड क्या है, 3 और 2.5 किलोमीटर एन आर। ए और बी की हमें यहाँ पे स्पीड दी है। दे मीट एट आर, ऑफकोर्स ए और बी जब चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे बीच में मिलेंगे। अब किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, मतलब जो मीटिंग पॉइंट रहेगा वो मिड पॉइंट से थोड़ा सा क्यू की तरफ रहने वाला है। क्यों, क्योंकि ए जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर वो मिलेंगे, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे आर। इस पॉइंट पर मिलने के बाद क्या होता है, दे प्रोसीड फर्दर टू रीच क्यू एंड पी। मतलब ए जो है आर के बाद क्यू पर पहुंचेगा, बी जो है आर के बाद पी तक पहुंचेगा, उसके बाद वो लोग वापस रिटर्न होते हैं एंड मीट एट एस अगेन। अब ये एस कहाँ पर होगा, ए की स्पीड ज़्यादा है तो वो पहले क्यू पर पहुंच जाएगा और फिर चलना शुरू करेगा। बी की स्पीड कम है तो उसे देर लगेगा पी तक पहुंचने में, फिर वो चलना शुरू करेगा। तो ये जो मेरा एस वाला पॉइंट है ये इस तरफ होना चाहिए कहीं पर। एग्जैक्ट कहाँ पर है ये अभी हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आर से पी और आर के बीच में कहीं पर एस वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कहीं पर एस है। अब ये चीज़ मैं कैसे डिटरमाइन कर पा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ए और बी की स्पीड को मैं देख रहा हूँ। तो पहले अगर यहाँ पे मैं रेशो लिख दूँ, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी हमें कितना दिया है, ए की अगर बात करें तो 3, बी की अगर बात करें तो 2.5। इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, 10 ऊपर चला जाएगा, नीचे 25 रहेगा, तो नीचे हमें मिल जाएगा 5 और 3 2 6। 6 और 5 का रेशो वो दोनों अपनी स्पीड से फॉलो कर रहे हैं। पहले मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ मैंने कैसे निकाले। ए की स्पीड ज़्यादा है 6 यूनिट, बी की स्पीड कम है 5 यूनिट। तो अगर मैं पहली मीटिंग की बात करूँ, पहली वाली मीटिंग, तो ए जो है वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा, टाइम सेम है, अगेन सेम टाइम का क्वेश्चन है, तो ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो मिड पॉइंट से आर जो है वो थोड़ा सा क्यू की तरफ शिफ्ट है, तो मैंने उसे यहाँ पे ड्रॉ किया। सेकंड एस को मैंने कैसे डिटरमिन किया, यहाँ पर मिलने के बाद ए क्यू तक पहुंचेगा और फिर रिटर्न हो जाएगा, बी आर के बाद फिर पी तक जाएगा, फिर एस तक आएगा। तो ए की स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी से क्यू तक पहुंचेगा और फिर रिटर्न हो जाएगा। इसलिए जो दूसरा मीटिंग पॉइंट है हमारा एस, वो आर के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, पी और आर के बीच में कहीं पर वो होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों डिस्टेंस समझ में आ गए होंगे मैंने किस तरह से यहाँ पे प्लॉट किए। हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम आर टू एस।
R2S, ये बीच वाला डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में चीज करी थी एग्जैक्ट सेम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, पर चूंकि यहाँ पे दोबारा मीटिंग हो रही है इसलिए हमें 2 बार उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें P से Q, इसकी डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी 55 किलोमीटर दी है, प्लस यहाँ पर मैंने देखा स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी भी मैंने निकाल लिया। तो यहीं से मैं नीचे लिख लेता हूँ डिस्टेंस ऑफ ए और डिस्टेंस ऑफ बी। वो किस रेशियो को फॉलो करेंगे, वो भी 6/5 को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगेन टोटल टाइम हमारा यहाँ पर सेम है। तो 6 और 5 टोटल अगर मैं देखूँ तो 11 यूनिट्स होती है। 11 यूनिट्स किसे करस्पॉन्ड करेगी, पहली मीटिंग के मैं बात कर रहा हूँ, दोनों साथ में चलेंगे 55 किलोमीटर को। तो एक यूनिट किससे करस्पॉन्ड करेगी, 5 किलोमीटर को। ए ने कितना चला होगा, 6 × 5 30, मतलब P से लेके R, ये वाला जो डिस्टेंस है P से लेके R, ये डिस्टेंस है 30। फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, R से लेके Q, 5 5 25, तो उसे हम ऊपर लिख देंगे 25। तो ये पहली मीटिंग की बात हो रही है। P से लेके R डिस्टेंस हमें 30 मिल गया, R से लेके Q डिस्टेंस हमें 25 मिल गया। अब सेकेंड मीटिंग की अगर हम बात करें तो अगेन टाइम आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम है, एक ही समय पर उन्होंने शुरू किया और एक ही समय तक वो चलते चलते जा रहे हैं। इसका मतलब सेकंड वाला केस भी होगा तो वहां पर भी स्पीड का रेशियो 6 और 5 ही रहने वाला है, डिस्टेंस भी 6 और 5 ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिटरमिन करेंगे, पता करेंगे कि टोटल डिस्टेंस उन लोगों ने कितना चला होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 21 + 21 डिस्टेंस चला, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने कितना डिस्टेंस चला होगा। अगर मैं ए की बात करूं पहले, तो उसने P से चलना शुरू किया, Q तक वो पहुंचा और फिर Q से चल के वो वापस R तक आया। सेकंड मीटिंग पॉइंट की अब हम बात कर रहे हैं। तो एक डिस्टेंस तो उसने पूरी चली, तो यहां पे हम एक बार नीचे लिख लेते हैं 55। फिर अगर मैं बात करूं B की, तो उसने Q से चलना स्टार्ट किया, P तक गया और फिर S तक आया, तो एक डिस्टेंस तो उसने भी पूरा Q से लेके P तक चला, तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं 55। अब अगर मैं A की बात करूं तो Q तक पहुंचने के बाद उसने Q से लेके S तक डिस्टेंस कवर किया और B ने P पर पहुंचने के बाद P से लेके S तक डिस्टेंस कवर किया, तो PS और SQ अगेन टोटल हमें कितना मिलेगा, 55। तो पिछले क्वेश्चन में 2 बार का डिस्टेंस हुआ था, यहां पर टोटल 3 बार का डिस्टेंस हमें मिल रहा है, तो ये हो गया 55 × 3। इसको मैं इस वाले रेशियो में बांटना चाहता हूं, तो अगेन मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लगा दूंगा कि 6 + 5 टोटल डिस्टेंस 11 यूनिट किससे करस्पॉन्ड करेगा, 55 × 3। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की, तो 1 यूनिट किससे करस्पॉन्ड करेगा, टोटल 15 यूनिट्स को। अब हम निकाल लेते हैं। ए की अगर मैं बात करूं तो 15 × 6, 15 × 6 हमारा होता है 90, तो ए ने टोटल डिस्टेंस 90 चला है। अब यहां से P से ए ने स्टार्ट किया, Q तक गया, तो अगर मैं ए की बात करूं टोटल डिस्टेंस उसने 90 चला है, P से लेके Q तक 55 यूनिट्स वो चल चुका है। हमारे पास कितना डिस्टेंस बचेगा, 5 और यहाँ पे 3। अब ए जो है Q से चल के S तक आएगा, तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 25, तो यहां से हम 25 और माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10। वही 10 डिस्टेंस क्या है जितना उसने R से लेके S तक चला होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी हमें मिल गया 10 यूनिट्स। वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहें तो बी वाले का डिस्टेंस से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। पहले आप ए से समझिए, उसके बाद आप सेम चीज को बी से करने की कोशिश कीजिए, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम लगना है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने ए लेके काम किया, आप एज अ होमवर्क बी को लेके काम कीजिए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ये खासकर 22 वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर ये प्रीलिम में आने के इसके चांस मुझे कम लगते हैं, लेकिन मेंस लेवल क्वेश्चन ये हो सकता है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 ये वाला प्रीलिम में आपको दिख सकता है, तो एटलीस्ट इतना पार्ट, एटलीस्ट एक मीटिंग का पार्ट तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। उसके बाद आप डेवलप कीजिए कि आप 2 मीटिंग पर सेम कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंट जो आपकी मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं और सेम टाइम तक ही चल रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस वाला केस लगा के आराम से प्रोपोर्शनलिटी यूज करके चीजों को सॉल्व कर लेते हैं।
अगर इसी क्वेश्चन को मैं टाइम लेके सॉल्व करूंगा तो पता नहीं मुझे फिर कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाने वाला है। तो ये है सबसे शॉर्ट, स्वीट और बेस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 23, पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। तो पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ए और बी की बात हो रही है, दो पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर्स। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार है जो कि ए से स्टार्ट करती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, दूसरी बी से स्टार्ट करती है। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 hours, एंड इफ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 hours। तो ये रिलेटिव स्पीड का सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस आप देखेंगे 90 किलोमीटर यहाँ पे सेम है, तो हमें पता है जब डिस्टेंस सेम हो जाता है तो हम किस पे काम करते हैं, स्पीड और टाइम पे। स्पीड और टाइम क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पीड, स्पीड भी क्या, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि पहले केस में दोनों एक साथ एक तरफ आ रहे हैं, दूसरे केस में दोनों दूर जा रहे हैं। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा पहला वाला सेम डायरेक्शन का केस है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इफेक्टिवली स्पीड क्या रहे, जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, उनके बीच का जो ऑलरेडी पहले से जितना डिस्टेंस है। पर रिलेटिव स्पीड उनकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड सेम डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड हमें माइनस करनी पड़ती है, तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए की स्पीड ज्यादा है, डिवाइडेड बाय, दूसरे केस की बात करूं, इफ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। पहले केस की रिलेटिव स्पीड, दूसरे केस की रिलेटिव स्पीड। अब आप मुझे बताइए टाइम यहां पर मैं क्या लिखूं, ऊपर कौन सा टाइम आएगा और नीचे कौन सा टाइम आएगा। हमें पता है कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, तो यहां पे जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे तो उन्हें कितना टाइम लगता है, 9 घंटे लगते हैं। तो 9 को हम यहां पे नहीं लिखेंगे, 9 को हम यहां पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलो करना पड़ता है। दूसरे केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो 9/7 hours, तो 9 डिवाइडेड बाय 7, यहां से हमें क्या मिला, स्पीड का रेशो 1/7। हमें निकालना है एस ए और एस बी, इनका अगर मुझे पहले रेशो पता चल जाए, फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, वो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले अगर मुझे रेशो पता लग जाए तो वो मैं उसे निकाल लूंगा। अब इसे थोड़ा सा मैं उल्टा करके लिख देना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे मैं आगे चल के लगाऊंगा कंपोनेंटो डिविडेंडो। इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कभी भी सॉल्व नहीं करता हूं। जब भी इस तरह की क्वेश्चन बनती है, साइड में मैं आपको लिख के बता देता हूं, एक्स प्लस वाई और नीचे x माइनस वाई, और मुझे x और इसके बराबर कुछ भी दिया हो, मान लेते हैं 2/1 दिया हो, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं, तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल जाता है x/y, और फिर राइट हैंड साइड पे आप कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है इसके सॉल्यूशन से। ये हो जाएगा 3 और 1, तो x और y की मुझे डायरेक्ट यहाँ से रेशो मिल जाता है। सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, तो इस रेशो को ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू 1/7 है, इसको आप एज्यूम करिए कि मैं इसे उल्टा करके लिख रहा हूँ, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लिखा है, तब दिखेगा ये 7/1। तो यहां से इसी वाले कंसेप्ट का यूज करके मैं निकाल रहा हूं कि स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी मुझे कितनी मिलेगी, 7 न्यूमरेटर में जाएगा तो 7 + 1 8, और 7 - 1 नीचे 6, तो जो रेशो है वो मुझे मिल जाएगा 4/3। इसे मैं यहां से मिटा देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन होगा, यहां पर लिख देता हूं 1/7। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। तो जब भी इस तरह का आपको रेशो, इस तरह की इक्वेशन बनती दिखे डिवीजन में, और आपको एक्स और वाई का रेशो निकालना हो, तो सिंपली आप इस स्टेप पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए, एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, ऊपर आप बड़ी वैल्यू रखिए। इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी था तो उसे मैंने इस पूरे रेशो को हमने उल्टा कर दिया है, एस ए अपॉन एस ए प्लस एस बी अपॉन एस ए माइनस एस बी, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा उस केस में 7/1। उसके बाद हम लगा देंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो अब आप देखेंगे यहां पे हमें मिल गया इनकी स्पीड का रेशो 4/3। अब हम यहां से हमें टोटल डिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, प्लस टोटल टाइम दिया है हमें एक तरफ चलने का, तो हम मान लेते हैं 90 का डिस्टेंस हमें कवर करना है। अब हम यहां पे लगा रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 90 का डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी सेम डायरेक्शन में 4x - 3x 1x,
कितने टाइम तक वो चलते हैं सेम डायरेक्शन में? 9 घंटे तक। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिली? 10। ये 10 क्या है? जो इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहेगा। मतलब a की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ a, वो है 4 इंटू 10 40 किलोमीटर पर आवर, और b की जो स्पीड है वो है 3 इंटू 10 30 किलोमीटर पर आवर। हमसे किसकी स्पीड पूछी है? पहली कार की, मतलब a की। ऑप्शन नंबर ए 40 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नहीं है। रिलेटिव स्पीड लगानी है ये तो हमें पता है, बस ये वाला जो पार्ट है, ये वाली छोटा सा एक कंसेप्ट या जो भी आप इसे समझ लीजिए, इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, ना कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। कई बार यहाँ पे तो जैसे 2/1 है तो सिंपल सा नंबर है, कई बार फ्रैक्शन में मान लीजिए 4/3 होता है, तब आप फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे कम से कम 10 सेकंड आपको ज़्यादा लग जाएंगे। तो उतना टाइम भी हमें बचा लेना है सिंपल सा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर। क्वेश्चन नंबर 24। X takes 3 hours more than Y to walk 30 km, but if X doubles his pace, he is ahead of Y by 1.5 hours. Find the speed of X. अब यहाँ पे कोई ऐसा डायरेक्ट रेशो मुझे नहीं दिख रहा है स्पीड का, इसलिए यहाँ पे हम रेशो लगाना नहीं चाहेंगे। इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को हम इक्वेशन बना के ही सॉल्व करेंगे। तो X takes 30 hours more than Y to walk 30 किलोमीटर्स। तो अगर हम लिखें टाइम के टर्म्स में हमें यहाँ पे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। 30 किलोमीटर्स है, x टेक्स 3 hours मोर, x को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 30 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 3 hours मोर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन। इफ x डबल्स हिज पेस ही इज अहेड ऑफ y बाय 1.5 hours। अहेड ऑफ 1.5 hours का क्या मतलब? वो 1.5 घंटा ज़्यादा नहीं ले रहा है। अहेड ऑफ 1.5 का मतलब वो 1.5 घंटा कम ले रहा है। तो इस लाइन को आपको समझना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जहाँ पे टाइम की टर्म्स में इस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो जब भी अहेड ऑफ वाई बाय सम टाइम लिखा है, इसका मतलब वो कम टाइम लेता है, ना कि ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस केस में जब वो कम टाइम लेगा तो दूसरी इक्वेशन बनेगी 30 डिवाइडेड बाय वाई, क्योंकि वाई ज़्यादा टाइम ले रहा है, माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2x। स्पीड यहाँ पे x ने अपनी डबल करी है और यहाँ पे टाइम का गैप कितना है? 1.5। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें हमें आपस में सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव कोफिशिएंट है, डायरेक्ट हम इसे ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 30/x माइनस 30/2x इक्वल टू 3 और 1.5 को हम ऐड करेंगे तो 4.5। ये हो जाएगा 15, इसमें से माइनस होके 15/x इज इक्वल टू 4.5। 15 से जाएगा ये 0.3 टाइम्स, मतलब x जो है उसकी स्पीड हो जाएगी, x को अगर हम इस तरफ लाएं तो 10/3 kph। हमें y की निकालनी है क्या? हमसे किसकी पूछी है? x की पूछी है, तो x ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम प्रोपोर्शनैलिटी क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट सा हमें रेशो नहीं दिखा। x और y के बीच में कोई भी हमें डायरेक्ट रेशो नहीं मिला, हमें टाइम के टर्म्स में यहाँ पे गैप दी हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, there is some defect in a train engine and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed. Consequently, the train reaches its destination late by 45 minutes. Had it happened after covering 18 kilometers more, the train would have reached 9 minutes earlier than before. Find the distance of journey. तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, तो अब हम इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करेंगे। हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम निकलते ही हमें ओरिजिनल स्पीड मिल जाती है, नई स्पीड मिल जाती है, डिस्टेंस जो भी चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो सिर्फ एक ही चीज़ हमें यहाँ पे निकालनी होती है, ओरिजिनल टाइम। तो हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब हम अपनी कंडीशंस को लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, और पहले वाले केस में 40 किलोमीटर चलने के बाद, 30 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर आके हमारा इंजन में खराबी आती है।
अगर इस वाले केस में देखूं, यहाँ पे इसमें कितनी स्पीड थी मेरी 4/5, तो यहाँ पे 5 यूनिट स्पीड थी। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट स्पीड हो जाएगी। इसी स्पीड के कम होने के कारण ही टाइम उससे ज़्यादा लगेगा, और टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट्स। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ, पहले थी 5, अब हो गई 4। अब अगर मैं टाइम की बात करूँ तो पहले लगता, इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा 4 यूनिट, तो अब लगेगा 5 यूनिट। यहाँ से 1 यूनिट जो है वो किसे करस्पॉन्ड करेगा, लेट हो रहा है वो 45 मिनट्स पहली कंडीशन में 45। तो यहाँ से हम निकालेंगे ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम के लिए डिनोमिनेटर हमें देखना है, क्योंकि इसे हमने ओरिजिनल कंसिडर किया था। 45 इंटू 4 होता है 2 टाइम्स 90, उसका और डबल 180। इसका मतलब ओरिजिनल टाइम उसे यहां से लेके यहां तक चलने पर 180 मिनट्स का लगता। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। उसमें क्या होता है, 18 किलोमीटर और चलने के बाद, तो इस पॉइंट से और आगे यहां पर, और ये डिस्टेंस कितनी है टोटल 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर चलने के बाद स्पीड में चेंज आएगा, तो इस वाले पार्ट में 5 यूनिट्स, इसे मैं किसी और कलर से लिख दूं, तो यहां से लेके यहां तक, यहां पर भी 5 यूनिट है। ये सेकंड केस की बात हो रही है, यहां पर तो 5 यूनिट था ही। अब इस यहां पर खराबी आने के बाद यहां हो जाएगा 4 यूनिट्स। अब हम डील करेंगे सेकंड वाले पार्ट के लिए। इस पॉइंट के बाद, मतलब इस वाले क्रॉस से लेके बी, इस वाली ड्यूरेशन का, इस वाली डिस्टेंस का हमें ओरिजिनल टाइम निकालना है। तो यहां पर भी स्पीड का रेशो क्या है 4/5, टाइम का रेशो क्या रहेगा 5/4। 1 यूनिट यहां पे कितना करस्पॉन्ड करेगा, नेक्स्ट केस में इट रीचेस 9 मिनट्स अर्लियर देन बिफोर। तो पहले अगर 45 मिनट की देरी लग रही थी, तो उससे 9 मिनट और कम, मतलब 36 मिनट। यहाँ पे 45 की जगह सेकंड केस में अब हम लिखेंगे 36 मिनट्स का गैप आ रहा है, तो यहां से मैं निकालूंगा ओरिजिनल टाइम। 36 इंटू 4, डबल करूं तो 72 का डबल 144। मतलब इस वाले क्रॉस से इस वाले बी तक का जो ओरिजिनल टाइम होता, अगर स्पीड कम ना हुई होती, तो ये होता 144 मिनट्स। अब देखेंगे इस वाले क्रॉस से इस वाले क्रॉस तक टोटल है 180, इतना पार्ट है 144, तो इनके बीच का ये वाला जो पार्ट है, इस वाले क्रॉस से इस वाले क्रॉस तक, ये कितना होगा 180 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 6 जोड़ेंगे तो 150 और 30 मतलब 36 मिनट। बस इतना ही हमें चाहिए था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका ओरिजिनल टाइम निकालते हैं। जैसे ही ओरिजिनल टाइम हमें सबका पता चल गया, अब हम इस 18 के हिसाब से स्पीड निकाल लेंगे, और फिर जो भी हमसे पूछा होगा हम सब कुछ यहां से निकाल सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड भी कौन सी, स्पीड ओरिजिनल, SO, स्पीड ओरिजिनल कितनी होगी, डिस्टेंस 18 किलोमीटर, टाइम 36 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 60 चला जाएगा। ये 6 बार, ये 10 बार, ये 3 बार, मतलब स्पीड ओरिजिनल जो है वो है 30 kph। ये मुझे मिल गई स्पीड ओरिजिनल। अगर न्यू निकालनी होती तो 30 को मैं 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे न्यू वाली रिड्यूस्ड वाली स्पीड मिल जाएगी। पर हमसे पूछा है उन्होंने फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, हमें टोटल जर्नी का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, ये तो हम आराम से कर सकते हैं। हमें पता है कि 30 किलोमीटर तो यहां तक वो चल लिया पहले वाले क्रॉस तक। अब आगे कितना डिस्टेंस रहा होगा, 30 की स्पीड से वो चलेगा 180 मिनट्स ओरिजिनल टाइम है, ये होता है 3 घंटे, मतलब 90 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 90 प्लस ओरिजिनल 30, 120। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देखा था, इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं फास्ट किया हूं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में ओरिजिनल टाइम निकालना होता है। तो ये जो ग्रीन पार्ट में मैंने निकाला है, ये ओरिजिनल टाइम निकाला है। ओरिजिनल टाइम निकलते ही हमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस मुझे पता था, ओरिजिनल टाइम मुझे पता है, ओरिजिनल स्पीड मैंने निकाल ली। अब चाहे तो मैं न्यू वाली स्पीड निकाल लूंगा। कोई सा भी डिस्टेंस मुझसे पूछा हो, सारे डिस्टेंस का मुझे टाइम यहाँ पे पता है, सारे डिस्टेंस में इजीली यहाँ पे अब निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। Two guns were fired from the same place at an interval of 13 minutes, but a person in train approaching the place hears the second sound
12 minutes 30 seconds after the first. Find the speed of train supposing that sound travels at इतने मीटर पर सेकेंड. तो अगेन ऐसे क्वेश्चन आपने पहले देखे होंगे, ये रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है. अब यहाँ पे हमें पता है डिस्टेंस तो दोनों के बीच में वही है. अब जब ट्रेन उस सोर्स की तरफ मूव करती है तो वहाँ पे हम रिलेटिव डिस्टेंस का या रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा देंगे. तो चूंकि डिस्टेंस सेम है तो हम काम किस पे कर जाएंगे, स्पीड और टाइम पे. स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं. अगर मैं लिखूं रिलेटिव स्पीड को, ऊपर मैं लिख लेता हूं रिलेटिव स्पीड. यहाँ पे गन फायर हो रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि बुलेट की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं. और डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा बुलेट की स्पीड. इसका मुझे रेशो चाहिए टाइम के हिसाब से. ये है स्पीड का रेशो, यहाँ पे जो है ये स्पीड का रेशो है. तो टाइम का रेशो, टाइम तो ऑलरेडी मुझे दिया है. टाइम को यहाँ पे मैं किस तरह से लिखूं, मुझे पता है जो रिलेटिव के लिए होगा टाइम वो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा, और जो बुलेट का ओरिजिनल टाइम होगा वो न्यूमरेटर में आएगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हम बात कर लेते हैं इस बुलेट की. अगर ट्रेन नहीं चल रही होती, अगर ट्रेन स्टेशनरी होती, तो टोटल टाइम क्या रहता हमारा, 13 मिनट से रहता ओरिजिनल. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे 13 मिनट्स. अब रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें कि ट्रेन के चलने की वजह से अब उसे कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट 30 सेकेंड्स. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12.5. ये बुलेट यहाँ पे साउंड है, तो बुलेट साउंड, आप मीनिंग मेरा समझ गए होंगे. तो ये साउंड की स्पीड है जिसे मैं यहाँ पे बुलेट कह रहा हूँ, और ये ट्रेन की स्पीड है. ये हमें इनका रेशो मिल गया. ये किसका रेशो है, ये स्पीड है, स्पीड ऑफ बुलेट प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन, और नीचे स्पीड ऑफ बुलेट या स्पीड ऑफ साउंड. अब यहाँ पे इतना पार्ट मुझे मिल गया. अब क्या मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूं, नहीं. यहाँ पर भी मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता हूं. मैं क्या करता हूं, मुझे पता है बुलेट ऊपर भी है, बुलेट नीचे भी है. ऊपर 13 है, नीचे 12.5 है. तो एक्स्ट्रा चीज कितनी ऐड हो रही है यहाँ पे, टी, ट्रेन की. तो यहाँ पे ट्रेन किसे करस्पॉन्ड करेगा, 0.5 को. वही एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पे जो यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है. इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी आप इसी नतीजे पे पहुंचेंगे. तो b यहाँ पे दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 12.5 और यहाँ पे भी 12.5. एक्स्ट्रा यहाँ पे t है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, 0.5. तभी 12.5 प्लस 0.5 हो रहा है. मतलब मैं इस 13 को लिख रहा हूँ 12.5 प्लस 0.5. अब आपको समझ में आया कि b वाला जो पार्ट था 12.5 सेम है, t वाले के कारण एक्स्ट्रा 0.5 हमें यहाँ पे मिल रहा है. तो यहाँ से अगर मैं बुलेट या साउंड की स्पीड अपॉन ट्रेन की स्पीड अगर लिखूं, तो वो मुझे क्या मिलेगी, बुलेट नीचे था तो 12.5, ट्रेन के लिए 0.5. तो रेशो मुझे यहां से मिल गया 25 डिवाइडेड बाय 1. तो साउंड या जो बुलेट है, साउंड और ट्रेन की स्पीड का रेशो क्या है, 25/1. अब यहां से हमें ओके, साउंड की स्पीड ऑलरेडी दी है, तो b की जगह मैं क्या पुट करूंगा, इक्वल टू में b की जगह मैं पुट करूंगा जो भी हमें स्पीड वहां पे दी हुई है 330. और नीचे यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रेन. आई थिंक ट्रेन की हमें स्पीड निकालनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन. यस, तो इसे मैं सॉल्व कर लूँ. ट्रेन के लिए होगा 330 डिवाइडेड बाय 25. अब ये स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये हमें 330 मीटर पर सेकंड दिया था. यहाँ पे हमसे सब कुछ किलोमीटर पर आवर में पूछा है. तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 5. अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड होता तो 5/18. ये कन्वर्जन हम बेसिक वाली क्लास में देख चुके हैं. अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. ये जाएगा 6 बार 30 और फिर से 6 बार 30, और कुछ तो यहाँ पे कटता हुआ दिख नहीं रहा. अब हमें 66 को 18 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी कैलकुलेट फास्टर वाली सीरीज में. तो यहाँ पे हम करेंगे रेनबो मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे 6 और 1 06, 6 8 जा 48, फिर 6 और 1 06 और 6 और 8 48. ये बन जाएगा 8. यहाँ से हमें मिलेगा 8, 10 और 1 11, मतलब ये हो जाएगा 1188 डिवाइडेड बाय, नीचे था 25. ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा.
अब एक चीज़ और है, यहाँ पे कई बार लोग शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे लिखते हैं, कई बार याद कर लेते हैं कि जब भी इस तरह का केस रहता है तो उसमें अल्टीमेटली पहुंचेंगे आप इसी वाले पॉइंट पे, ये वाला। लोग इसे डायरेक्टली याद कर लेते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कई बार आप यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, और हमें इस तरह से रिलेटिव स्पीड के टर्म में हमें चाहिए होती है स्पीड। कब? जब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पर 2 बार हमें रिलेटिव स्पीड लगानी पड़ रही हो, तब हम डायरेक्ट इस तरह से काम नहीं करते हैं, वहाँ पर हमें इसी वाले पार्ट पे काम करना पड़ता है, रिलेटिव स्पीड निकाल के। इसलिए आपको मैं स्टार्टिंग ही इसी से सिखाया हूँ कि ये आपका बेस मेथड रहेगा, आपको इसी से सीखना है, इसी को अप्लाई भी करना है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? बेसिकली ये जो हमने डिड्यूस किया, इस चीज़ को लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। मतलब जो साउंड का स्पीड था वो हो जाएगा दोनों के टाइम के बीच का गैप 13 और 12.5 का, तो b इंटू 0.5 लिख देते हैं। और जो ट्रेन है उसके लिए जो उनकी रिलेटिव टाइम रहता है 12.5, तो b इंटू 0.5 t इंटू 1.5। इसी चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम एक इक्वेशन लिख लेंगे तो लोग उस चीज़ को डायरेक्ट याद कर लेते हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई बार हम टाइम को गलत ले लेते हैं, इसलिए उस चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं इस वाली चीज़ को रिकमेंड करता हूँ। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पे एक करने का, लेकिन कंसेप्ट एक तो आपका क्लियर होता है, प्लस गलती होने की गुंजाइश यहाँ पे आपकी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27। Two cars start from at the same time, one from A to B and another from B to A. If they arrive B and A respectively 5 hours and 20 hours after they passed each other, what is speed ratio of two cars? ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली दिखता है। इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसका आपको डेरिवेशन भी करके मैं बता देता हूँ। ये हमें दिया है A और B दो प्लेस हैं। एक कार जो है वो मान लेते हैं कि x नाम दे दिया हमने उसे, वो यहाँ से चलना शुरू करती है। y वाली कार यहाँ से चलना शुरू करती है। उनका मीटिंग पॉइंट क्या है हमें नहीं पता, उनका मीटिंग पॉइंट अभी कहाँ पर है, कहीं पर भी मान लेते हैं, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट मान लेते हैं। अब हमें उन्होंने ये बताया है इफ दे अराइव B and A रिस्पेक्टिवली 5 hours and 20 hours आफ्टर दे पास्ड ईच अदर। तो पहली वाली जो कार है दे अराइव एट B, तो A जो है वो B को अराइव करेगा, मतलब इस वाले पार्ट की बात हो रही है। यहां पे उसे कितना टाइम लगेगा? 5 hours। और B जो है उसे 20 घंटे लगेंगे A पर पहुंचने में। तो ये वाला जो पार्ट है ये टाइम की टर्म्स में है 20 hours। मतलब A को इस पॉइंट के बाद B तक जाने, X को इस पॉइंट के बाद B तक जाने में 5 घंटे लगेंगे, और Y को मीटिंग पॉइंट के बाद A तक जाने में 20 घंटे लगेंगे। अब इसका पहले मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूं, वहीं से आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे यहां तक तो सेम टाइम की बात हो रही है, सेम टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर x की स्पीड से हम t टाइम तक चलते, मतलब हमने ये वाली डिस्टेंस को कवर किया, तो y की स्पीड से ये वाली डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रही है? y की स्पीड से ये कवर हो रही है 20 घंटे में। उसी तरह से अब इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, y की स्पीड से t टाइम में इतना पार्ट कवर हो रहा है, और x की स्पीड से ये वाला पार्ट कितने टाइम में कवर होगा? 5 आवर्स में। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो x t और t आपस में कैंसिल हो जाएगा, x उस तरफ जाएगा तो हमें देगा x स्क्वायर, y इस तरफ आएगा हमें देगा y स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमें मिल गई, रेशो ही हमसे पूछा था, इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 4, अंडर रूट लेंगे तो 2, तो 2 अपॉन ये 4/1 था, अंडर रूट लेने के बाद x/y, अंडर रूट इसका लेने के बाद 2/1। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया क्विकली कैसे हमें इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली ये वाला जो क्वेश्चन टाइप है इस तरह से डिराइव नहीं करना है। डायरेक्ट आपको ये वाली चीज से हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता लगा लेते हैं। मतलब x की स्पीड और y की स्पीड का जो रेशो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ
वाई ने कितना टाइम तक चला मीटिंग पॉइंट के, तो उसे हम लिख लेते हैं ऊपर, इसे मैं टाइम की टर्म्स में लिख देता हूं, टाइम टेकन बाय वाई, और यहां पे टाइम टेकन बाय एक्स। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो जो अभी हमने ऊपर डिराइव करके निकाला इस वाले पॉइंट पे, वो हम डायरेक्टली यहां से यूज कर लेते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं और मीटिंग पॉइंट के बाद के आपको दो टाइम दिए हों, तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगाना होता है। एक्स के लिए स्पीड के लिए जो टाइम है वो नीचे, और वाई की स्पीड के लिए टाइम है वो ऊपर, और इसका हम ले लेते हैं अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 28। A can walk a certain distance in 50 days when he rests 9 hours each day. How long it will take him to walk twice as far as he walks, twice as fast and rest twice as long each day. तो इसमें क्या करते हैं, हम सिंपली दो इक्वेशन बना के उसे डिवाइड कर लेते हैं। पहले में अगर हम बात करें, डिस्टेंस थी d, स्पीड कितनी थी हमें नहीं दिया है तो हम मान लेंगे s। टाइम की अगर हम बात करें तो 50 दिन तो वो चलता है, लेकिन उसमें से एग्जैक्टली चलता कितना है, 9 घंटे तो वो रुकता है, तो बचा कितना, 15 घंटे। ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन यहां पे मैं ब्लू से लिख देता हूं। अब चलना क्या है उसे, वॉक ट्वाइस एज फार, मतलब 2 टाइम्स तो हो गया हमारा डिस्टेंस, ट्वाइस एज फास्ट 2 टाइम्स हो गया हमारा स्पीड। इसे मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं, वरना 5 और एस एक जैसा दिखता है मेरा। ये हो गया 2 टाइम्स स्पीड। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, कितने दिन वो चलेगा, तो डिस्टेंस या डेज, इसे मैं डायरेक्ट डेज ही लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम तक चलेगा। अब वो रेस्ट जो है दुगना लेता है, तो 9 2 18, टाइम कितना बचा हमारा 24 और 18 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो डे जो है वो चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो नंबर ऑफ डेज जो रहेंगे, डी आपस में कट जाएगा, स्पीड आपस में कट जाएगी, ठीक है, और ये 2 भी यहाँ से इस इक्वेशन में कट जाने वाला है। ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 6। 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, ये जाएगा 25 बार, 25 इंटू 5 125। तो सिंपली दो इक्वेशन बनानी है, इसे हमें इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी भी डायरेक्ट लगा सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/50, और उसके बाद 50 इंटू क्या क्या रेशियोज मल्टीप्लाई करना है, वो मेथड भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पर उतना दिमाग हम नहीं लगाएंगे, सिंपल सा यहाँ पे दो इक्वेशन को हमें आपस में डिवाइड ही करना है, वहाँ पर भी हम वही चीज़ करते हैं। तो चीज़ों को सिंपली हम रखेंगे, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। A person walks from A to B at a rate of 3 km per hour, and after transacting some business which occupies him an hour, returns to A by bicycle at the rate of 5 km per hour. He then finds that he has been away from place A for 2 hours 20 minutes. Find the distance from A to B. अब ऐसा क्वेश्चन हम पिछली क्लास में एक देख चुके हैं, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स के साथ आपको दे दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अलग चीज़ हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल जो आने जाने वाला क्वेश्चन था जहाँ पे हम एवरेज स्पीड निकाल रहे होते थे। तो अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ A, यहाँ पे मैं लिखूँ B, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 kph की स्पीड से तो जाता है, लौटता कितने की स्पीड से, 5 kph की स्पीड से। डिस्टेंस आपका यहाँ पे सेम है, तो क्या यहाँ से मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। स्पीड एवरेज का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में देखा था, 2 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 1 3 मल्टीप्लाई बाय स्पीड 2 कितनी है 5 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मतलब 8। ये हो गया 4 टाइम्स। तो स्पीड एवरेज जो मेरी निकली वो हो गई 15 डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इसे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं टाइम कैसे निकालूं, टोटल समय जो है ए से जाने के बाद और ए से जाके वापस आने तक उसे कितना लगा 2 hours 20 minutes, लेकिन उसमें जो 1 घंटा है वो तो उसने बी पर ही अलग से बिताया था अपने काम में। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं उसे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा होगा, तो 2 घंटे 20 मिनट में से मैं 1 घंटा माइनस कर दूंगा, 1 घंटा 20 मिनट उसे
ट्रैवल करने में लगा ए से बी और बी से ए में। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 1/3 मतलब 4/3। इसे अगर मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं टोटल टाइम से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस। उससे मुझे मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब यहां पे हो जाती है गलती। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। मुझसे पूछा है ए टू बी का डिस्टेंस, ना कि टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो इस फॉर्मूले से डी निकलेगा, एस एवरेज तो आपने पूरा लिया, टाइम भी आपने आने जाने दोनों का लिया, तो डिस्टेंस भी तो आपका दोनों तरफ का निकलेगा ना, तो ये डबल हो जाता है। इस वजह से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 1/2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि अब जो इस इक्वेशन से जो डिस्टेंस निकलेगा वो ए टू बी प्लस बी टू ए है, जबकि हमें तो एक तरफा डिस्टेंस ही चाहिए बस, इसलिए हमने उसे 1/2 से डिवाइड किया। अब इसे अगर हम देखें तो ये 4 कट गया, यहाँ से 5 हो गया, 5/2 मतलब 2.5। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए उनके लिए है जो कि इस स्टेप पे आके गलती करने वाले हैं, उनका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपसे एक तरफा डिस्टेंस ही पूछा है, और स्पीड एवरेज निकालने के बाद टोटल टाइम से जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलता है, ए से बी प्लस बी से ए। इसलिए हम यहाँ पे इस पॉइंट पे 1/2 से उसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हैज टू रीच अ प्लेस 40 किलोमीटर अवे। ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 4 kph फॉर द फर्स्ट 16 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स इन अ स्कूटर फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। However, if he had traveled by scooter for the 16 kilometer and covered the remaining distance on foot at 4 kph, he would have taken an hour longer to complete the journey. Find the speed of the scooter. तो सिंपली हम यहाँ पे जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से इक्वेशन बना के उसे इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ बात हो रही है टाइम की टर्म्स में, कि वो जो है टाइम कहाँ पे लिखा था? he had traveled he would have taken an hour longer। 1 घंटा उसे देरी हो जाएगी अगर वो नए तरीके से ट्रैवल करे तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी टाइम की टर्म्स में। पहली वाली कंडीशन को अगर हम देखें, 16 किलोमीटर वो चलता है 4 की स्पीड से, तो यहाँ से टाइम कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स, प्लस 16 के बाद कितना डिस्टेंस बचा? 40 माइनस 16 24 वो चलेगा। स्कूटर की स्पीड हम मान लेते हैं x है, तो ये हमें मिल गया टाइम। इसे हमें इक्वेट करना है किससे? नेक्स्ट कंडीशन है, अगर वो स्कूटर से चला होता 16 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16 डिवाइडेड बाय x। बचा डिस्टेंस कितना है? 24 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो वो हमें दे देगा 6। इस स्टेप को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 24 डिवाइडेड बाय 4 6। पर ये इक्वेशन अभी सही नहीं है। क्यों? He would have taken 1 hour longer to complete। 1 घंटा उसे ज़्यादा लगा होगा, मतलब ये वाला जो टाइम है वो इस वाले टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे +1 कर देंगे। ये +1 क्यों है? क्योंकि ये वाला जो टाइम था इतने टाइम से 1 घंटा ज़्यादा था, तो अब ये इक्वेशन सही हो गई। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें, 16 इस तरफ आके हमें दे देगा 8/x, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 1। x की स्पीड हो जाएगी 8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो रिलेटिवली क्वेश्चन पढ़ने में देखिए बहुत बड़ा था, लेकिन आप देखिए सॉल्यूशन कितना है उसका, सिर्फ 1 लाइन का। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं आते हैं, अगर आप पहले से इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे एग्जाम हॉल में, तभी आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस ला पाएंगे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया है और ये 1 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत तेजी से सॉल्व होता है और आप इसे तुरंत कर देंगे। वरना क्वेश्चन की लेंथ या क्वेश्चन के इतना बड़ा क्वेश्चन देके आपका पहला मन ये करता होगा कि क्वेश्चन को छोड़ दें, तो ये नॉर्मल बात है। अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने अगर पहले ना देखा होता तो मैं भी पहली स्टेप में छोड़ देता। लेकिन प्रैक्टिस यही तो होती है कि आप एग्जाम के पहले उन सारे क्वेश्चन टाइप्स को, उन पॉसिबल क्वेश्चन टाइप्स को करके जाइए जो एग्जाम में दिख सकते हैं, तभी आप चीज़ों को फटाफट रिलेटिवली बाकी लोगों से तेज सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी आज की क्लास और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी टाइम एंड डिस्टेंस में और थोड़े से क्वेश्चन टाइप्स बचे हैं, तो आई थिंक 1 या 2 क्लास तो और इसमें जाएगी। उसके बाद हम ट्रेन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, उसकी अलग क्लास, और फिर बोट एंड स्ट्रीम उसकी अलग क्लास, प्लस रेस वाले क्वेश्चंस उसकी अलग क्लास। तो टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हम इस पर क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे लेंगे, सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। कुछ भी चीज़ ऐसी जो टियर 1 में दिख सकती है और जो टियर 2 के लिए हमारा बेस बनाए, उन चीज़ों को हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे।
अब आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो जो ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे दोनों, क्वेश्चन नंबर 21 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और क्वेश्चन नंबर 22 ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 बार हमें ये मीटिंग पॉइंट दिया हुआ था। ये है एक्चुअल चीज जहाँ पे दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे, टाइम में क्वेश्चन बना के टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।